हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेल गुड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, टैलेंट सेट के अंदर आने वाले तीनों एंशिएंट डिसेबल्स के ऊपर बनने को लोगों वहाँ पे धीरे धीरे शक होने लगा था, क्योंकि वो लोग जहाँ से भी गुजर रहे थे उनके पीछे एक डेविल साइन बनता जा रहा था। और जब बनने को इस सब के बारे में जाकर एसएटजू को बताता है तो एसएटजू उसे वहाँ पे बताते हैं कि ये 9 हेल्थ सील फॉर्मेशन है। जबकि हम देखते हैं कि वो तीनों एंशिएंट डिसेबल्स वहाँ पे अपने साथियों को इतना ज्यादा प्यार देकर इतने ज्यादा इमोशनल हो चुके थे कि वो डेस्टिनी सील फॉर्मेशन लगे होने के बावजूद भी टैलेंट सेट को बचाने का डिसाइड करते हैं। इसलिए वो तीनों अकेले ही जाकर उस डेविल सील फॉर्मेशन का मुकाबला करने लगे थे। पर वो 9 हेल्थ सील फॉर्मेशन वहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो धीरे धीरे वहाँ पे उन तीनों की बॉडीज के ऊपर कंट्रोल करते हुए टैलेंट सेट की डिफेंस को फॉर्मेशन के ऊपर भी कब्जा कर लेती है। पर जैसे वो वहाँ पे सबका इस्तेमाल करते हुए टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है तो एसएटजू वहाँ पे अपनी टाइम एंड स्पेस पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे टाइम को रिवर्स कर चुके थे और साथ ही साथ वो वहाँ पे उस सील को डिस्ट्रॉय करते हुए तीनों एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स के ट्रू एंसेस को भी उन्हें वहाँ पे वापस लौटा देते हैं। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हम लोगों को टैलेंट सेट की कोर फॉर्मेशन वाली जगह कहीं सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंशिएंट टैलेंट सेट के तीनों ही डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा दिखाई दे रहे थे। वो तीनों वहाँ पे एसएटजू से माफी मांगते हुए कहते हैं, एंसेस्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, वो पर्सन जो कि हमें कंट्रोल कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर अनजाने में हम तीनों अपने टैलेंट सेट के लिए खतरा बने, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। अगर हम लोगों को पता होता कि हमारे वापस आने की वजह से टैलेंट सेट खतरे में आ जाएगा तो हम लोग कभी भी लौट कर वापस आते ही नहीं। और ये कहकर वो तीनों वहाँ पे एसएटजू के सामने अपना सर झुका कर एसएटजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, एंसेस्टर प्लीज हम लोगों को सजा दीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम सजा के हकदार हैं। जब तक हम लोगों को सजा नहीं मिलेगी हम लोगों को ये गलती अंदर ही अंदर खाती रहेगी। उन तीनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएटजू वहाँ पे कोल्ड टून में उन तीनों से कहते हैं, टैलेंट सेट अपने डिसेबल्स को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता और न ही अपने डिसेबल्स को सजा देता है। और ये कहकर एसएटजू अपने हाथों में पकड़ी हुई उस डिमोनिक सील को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उससे निकलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एसएटजू वहाँ पे एक पोर्टल बना देते हैं, जो देखकर वो तीनों ही डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। जबकि एसएटजू वहाँ पे उनकी हैरानगी को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहते हैं, इस सब के पीछे उस पर्सन का हाथ है जिसने तुम लोगों को जिंदा किया था। जबकि हम देखते हैं कि उस पोर्टल के दूसरी तरफ हमें प्यूरिफाइंग रिवर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंशिएंट टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स के कोफिन रखे हुए थे और वो दोनों डिमोनिक बच्चे जिनका नाम चैंग मैंग था, वो दोनों वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन कोफिन्स के अंदर मौजूद स्केलेटन्स को वहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों से वहाँ पे अजीब सा डांस करवाने लगे थे। और देखते ही देखते अपनी खतरनाक डिमोनिक री इनकार्नेशन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो उन तीनों स्केलेटन्स को दोबारा से वहाँ पे ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और ये तीनों कोई और नहीं बल्कि वू हुआंग, यंजू और मिस जियानमिंग थे। यानी कि हम लोगों को वहाँ पे ये पास्ट का सीन दिखाया जा रहा था कि कैसे उन दोनों डिमोनिक चिल्ड्रंस ने वहाँ पे अपनी अपनी डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों को जिंदा किया था। खैर जैसे ही वो तीनों वहाँ पे अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हैं तो चैंग मिंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद तो ये हड्डियों के ढांचे से तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे एक बार फिर से अपने अजीब से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके उसे वहाँ पे बजाते हुए उन तीनों से वहाँ पे बहुत ही अजीब किस्म का डांस करवाने लगे थे। यानी कि वो दोनों वहाँ पे अपनी डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों को जैसे चाहे कंट्रोल कर सकते थे। और इस सब में वहाँ पे दोनों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। पर अभी वो लोग वहाँ पे मजे कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि डार्क एम्परर वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि वहाँ पे कोल्ड टून में कहता है कितनी ज्यादा बोरिंग गेम है। और ये कहकर डार्क एम्परर वहाँ पे अपने हाथ में पकड़े हुए एक डिमोनिक स्कल का इस्तेमाल करते हुए उसके पास को एक्टिवेट कर देता है। और साथ ही साथ वो वहाँ पे उस डिमोनिक स्कल का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट टैलेंट सेट के उन तीनों डिसेबल्स के अंदर जान भी डाल चुका था। यानी क्या वो तीनों पूरी तरह से वहाँ पे डार्क एम्परर के कंट्रोल में आ चुके थे। जो देखकर चैंग मिंग वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से कहते हैं, फैटी कमीने कहेंगे, हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ही हमारे खिलौनों को चुराने की, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब करके तुमने अपनी मौत को दावत दी है। अब इन तीनों की तरह हम लोग तुम्हें भी यहाँ पे खत्म करते हुए अपना पपेट बना लेंगे और उसके बाद तुमसे भी यही डिमोनिक डांस करवाएंगे। लेकिन ये कहकर वो दोनों वहाँ पे इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ पाते उससे पहले हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिमोनिक स्कल का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को अपनी जगह पे ही रोक देता है। जो देखकर चैंग वहाँ पे पूरा समूह बनाते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इन कोप्स का इस्तेमाल करते हुए टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय कर दोगे? पर शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि ब्रदर जू यंग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, अगर उन्हें जरा सी भी तुम्हारे प्लान के बारे में भनक लग गई तो वो तुम्हें भी खत्म कर देंगे। और ये कहकर वो दोनों अचानक से वहाँ पे उसके सामने टेलीपोर्ट होते हुए कहते हैं, और अगर तुम मारे गए तो उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए तुम भी हमारे नए खिलौने बनोगे। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे बहुत ही डरावनी हंसी हंसते हुए डार्क एम्परर को डराने की कोशिश कर रहे थे। पर डार्क एम्परर को वहाँ पे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ पे कोल्ड टून में उन दोनों से कहता है, मैं तुम दोनों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो कि इतनी ज्यादा पावर्स होने के बावजूद भी इन स्केलेटन्स के साथ अजीबोगरीब खेल खेलते रहते हैं। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करते हुए अपने दिल का खून बाहर निकाल कर एंशिएंट टैलेंट सेट के उन तीनों डिसेबल्स की बॉडीज के अंदर डाल देता है। और उसके बाद वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, एक दिन मैं अपने इस डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया में एक दिन अंधेरा ला के रहूंगा। डार्क एम्परर कैसा कहती हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। जो देखा चैंग मिंग दोनों ही वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, ये तो एक डिवाइन लेवल का आर्टिफैक्ट है, न ज्यादा कमाल का है,
काश ये आर्टिफैक्ट हमारे पास होता। ये कहकर मैंग जैसे वहाँ पे उस आर्टिफैक्ट को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो हम देखते हैं कि उस आर्टिफैक्ट से इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है कि जो कि मैंग को उठाकर वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक देता है। इवन हम देखते हैं कि वो ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी वजह से वहाँ पे मौजूद सारे के सारे कॉफिन्स भी हिल के रह जाते हैं। और इस दौरान वो वहाँ पे अपने हार्ट ब्लड का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट एलिसेंट के उन तीनों डिसेबल्स को वहाँ पे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले चुका था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उन तीनों को वहाँ पे होश भी आ चुका था। पर ये सब देखकर चंग वहाँ पे डार्क एम्परर से कहता है, ये सब कुछ करके वैसे भी तुम ब्रदर ज़ू यांग के हाथों से नहीं बचने वाले और कुछ दिनों बाद तुम भी मर के यहाँ पे ही आने वाले हो, तो इसलिए हम लोग इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को कुछ दिनों के लिए तुम्हें उधार दे देते हैं। टैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैंग भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, मेरे भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक मरा हुआ पर्सन एक डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, यानी कि इसके मरने के बाद ये डिवाइन आर्टिफैक्ट हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे और भी ज्यादा मजे करेंगे। पर फिर भी वो दोनों वहाँ पे थोड़ा क्यूरियस होते हुए कहते हैं, ए फैटी आखिर तुम्हारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है, तुम्हें पता है कि तुम ज़ू यांग का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी उसके साथ पंगा लेने क्यों जा रहे हो। जिस पे डार्क एम्परर वहाँ पे कोल्ड रूम में उन दोनों को जवाब देते हुए कहता है, ये बड़ों का मैटर है, इसमें तुम्हारे जैसे बच्चों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ये कहकर वो एंशिएंट एलिसेंट के उन तीनों डिसेबल्स को वहाँ पे अपने पास बुलाते हुए कहता है, आ जाओ मेरे बच्चों, अब तुम लोगों को अपने मास्टर के लिए अपने एलिसेंट को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि एलिसेंट के डिस्ट्रॉय होने पर तुम्हारे मास्टर को बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो अगर तुम लोग अपने मास्टर को खुश करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एलिसेंट को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। डार्क एम्परर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पे उसके सामने अपना साथ झुकाते हुए कहते हैं, मास्टर जैसा आप कहें हम वैसा ही करेंगे। उन तीनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डार्क एम्परर वहाँ पे कीबल स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स तुम लोग वही करोगे जो मैं कहूंगा, पर बहुत ही जल्द मैं एलिसेंट को डिस्ट्रॉय एलिसेंट में बदल दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे एंशिएंट एलिसेंट के ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे उन तीनों की बॉडीज के अंदर डाल देता है, ताकि एसेंट ज़ू या फिर किसी और को भी शक ना हो सके कि ये लोग डार्क एम्परर के लिए काम कर रहे हैं। वहीं जैसे एलिसेंट का ट्रू एसेंस उनकी बॉडी के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उन तीनों की बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि उनकी बॉडी से होता हुआ सीधा ऊपर आसमान में जा रहा था। जो देखकर डार्क एम्परर वहाँ पे कीबल स्माइल करते हुए कहता है, लो अब मेरे खिलौने ज़ू यांग के साथ खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जबकि हम देखते हैं कि उस खतरनाक पावर की वजह से वहाँ पे मौजूद सारे कॉफिन्स हिलने लगे थे। जो देखकर चैंग मिंग वहाँ पे अपने कानों पे हाथ रखते हुए कहते हैं, ये फैटी अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को संभालो, वरना ये यहाँ पे इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा, और अगर ऐसा होता है तो हमारे जैसे डीमन चार्ल्स ज़ू यांग से पहले ही तुम यहाँ पे खत्म कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि डार्क एम्परर वहाँ पे उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफो तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एंशिएंट एलिसेंट के ट्रू एसेंस की वजह से वू हुआंग, यांसू और मिचियान मिंग तीनों को वहाँ पे होश आ जाता है। और जैसे ही उन लोगों को वहाँ पे होश आता है तो वो तीनों ही अपने सामने डार्क एम्परर को देखते हैं, जिसे देखकर वो तीनों वहाँ पे घबरा कर जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए कहते हैं, ये कौन है। पर ये कहकर वो वहाँ पे डार्क एम्परर के ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों को ही अपने कंट्रोल में ले लेता है। और उसके बाद वहाँ पे कोल्ड रूम में उन तीनों को ही आदेश देते हुए कहता है, ज्यादा जज्बाती मत बनो, अब से तुम लोग मेरे पपेट हो, क्योंकि मैंने ही तुम लोगों को जिंदा किया है, इसलिए अब तुम लोगों को भी मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। और ये कहकर वो डार्क एम्परर वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपनी डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों को वहाँ पे कंट्रोल में ले लेता है। और साथ ही साथ वो वहाँ पे लोगों को लेकर वहाँ से गायब हो चुका था, पीछे रह गया था तो बस उसका वो डिमोनिक स्कल। और ये सब कुछ देखने के बाद मैं चैन में गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, तो ये सब कुछ इसका किया धरा है, इसने एलिसेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोगों को जिंदा किया था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के सामने अपना सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, थैंक यू एंसेस्टर, हम लोगों को अपना असली दुश्मन दिखाने के लिए। उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई एलिसेंट के डिसेबल्स का इस्तेमाल करते हुए एलिसेंट को डिस्ट्रॉय करने की। और ये कहकर वू हुआंग वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, एंसेस्टर आप फिक्र मत कीजिए, डार्क एम्परर को मैं खुद पर्सनली जाकर अपने हाथों से मारूंगा और उसे उसके की सजा दे के रहूंगा। वहाँ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू वहाँ पे उससे कहता है, जज्बाती मत बनो, हम लोगों को जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना होगा। और सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आखिर उस डार्क एम्परर के पास एंशिएंट एलिसेंट का ट्रू एसेंस आया कहाँ से। जब तक उसके पास वो ट्रू एसेंस मौजूद रहेगा वो एंशिएंट एलिसेंट के किसी भी डिसेबल को दोबारा से जिंदा कर सकता है, और ये हमारे एलिसेंट के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। और साथ ही साथ उसके पास जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि वो कोई कमजोर दुश्मन होने वाला है, इसलिए हम लोग अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और अगर उसका मकसद एलिसेंट को डिस्ट्रॉय करने का है तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो दोबारा हमारे ऊपर अटैक करने के लिए जरूर आएगा, पर अगली बार वो कितना ज्यादा खतरनाक अटैक करेगा ये हम में से कोई भी नहीं जानता। और हम लोग तो ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगली बार वो एंशिएंट एलिसेंट के कितने सारे डिसेबल्स को रिवाइव करते हुए अपने साथ ले आएगा। और ये कहकर लिंगू वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू की तरफ देखते हुए कहता है, एंसेस्टर अब आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू जो कि वहाँ पे एनर्जी गिर रही थी स्नोफॉल के रूप में उसे अपने हाथ में लेते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, अपने दुश्मन को कभी भी दूसरा चांस मत दो और हम लोग भी यही करेंगे। और ये कहकर एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे उस एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करते हुए कोल्ड टून में वहाँ पे एक चुटकी बजाते हुए कहते हैं, इस सोर्स के बारे में पता लगाओ। एंसेस्टर ज़ू कैसे कहती है हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी वहाँ पे पूरे यूनिवर्स में फैलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो एनर्जी
एनर्जी वहाँ पे एक ही जगह पे इकट्ठा होते हुए ऐसा टजू को वहाँ पे डार्क एम्पर की लोकेशन के बारे में बता देती है, जो देखकर ऐसा टजू वहाँ पे कोल टून में कहते हैं मैंने उसे ढूंढ लिया। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को दोबारा से वहाँ पे प्यूरीफाइंग रिवर का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा शांति थी कि अचानक से वहाँ पे शांति को भंग करते हुए डार्क एम्पर वहाँ पे आ पहुंचता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। वो वहाँ पे चिल्लाकर एक कॉफिन के ऊपर वहाँ पे पंच मारते हुए कहता है वो तीनों तो बहुत ज्यादा बेकार निकले। उन तीनों ने ना सिर्फ मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया बल्कि उसी के साथ साथ अब ज़ू यंग को मेरे बारे में पता भी चल गया होगा। आखिर वो तीनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी जानों को कुर्बान करते हुए वो अपने टैलेंट सेट को बचाना चाहते थे। आखिर ये टैलेंट सेट के डिसेबल्स अपने सेट के लिए इतने ज्यादा वफादार क्यों हैं? कभी इन्होंने खामखा ही मेरी जान को भी खतरे में डाल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब की बार मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। अब की बार मैं जो ज़ू यंग के ऊपर अटैक करूंगा उससे ज़ू यंग तो क्या जूजियान भी नहीं रोक पाएगा। इवन अब की बार तो मैं ज़ू यंग को फाइट बैक करने का कोई मौका भी नहीं दूंगा। और ये कहकर डार्क एम्पर वहाँ पे अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे रखे हुए सभी कॉफिन्स को एक फॉर्मेशन के जरिए अपनी फॉर्मेशन के अंदर लाना शुरू कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सारे कॉफिन्स वहाँ पे खुद ब खुद ही उड़ते हुए उसके पास आते हुए उसकी चारों तरफ घूमने लगे थे। जबकि हम देखते हैं कि वो डार्क एम्पर वहाँ पे अपनी उस फॉर्मेशन की मदद से उन सभी कॉफिन्स का इस्तेमाल करते हुए उनकी मदद से वहाँ पे उन्हें एक पैटर्न मिल आता है। उसका मकसद था कि वहाँ पे एक साथ ही उन सभी को जिंदा करना। और हम देखते हैं कि वो काफी हद तक अपने इस मकसद में कामयाब भी होने लगा था, क्योंकि हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो कॉफिन्स वहाँ पे ओपन होने लगे थे और उन कॉफिन्स के अंदर मौजूद स्केलेटन्स वहाँ पे उससे बाहर आने लगे थे, जो देखकर डार्क एम्पर वहाँ पे कीबल स्माइल करते हुए कहता है अब इन कीलों का इस्तेमाल करते हुए मैं ना सिर्फ टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय करूंगा बल्कि उसी के साथ साथ पूरे यूनिवर्स के ऊपर राज भी करूंगा। पूरे यूनिवर्स के अंदर मेरे ही हुक्म का सिक्का चलेगा, पर सबसे पहले तो मैं ज़ू यंग के साथ साथ उस टैलेंट सेट को खत्म करूंगा जो कि मेरी राह का सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है। और ये कहकर अभी वो डार्क एम्पर वहाँ पे जोर जोर से हंसी रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसका डिवाइन आर्टिफैक्ट खुद ब खुद ही वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, जो देखकर डार्क एम्पर को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके डिवाइन आर्टिफैक्ट के साथ ये सब हो क्या रहा है। पर वो बेचारा इसके बारे में कुछ सोया समय पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि देखते ही देखते उसके नीचे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन हो जाता है, जो कि फोर्सफुली वहाँ पे डार्क एम्पर को अपने अंदर खींच चुका था। और जैसे वो डार्क एम्पर वहाँ पे इस पोर्टल के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी फॉर्मेशन भी खुद ब खुद ही वहाँ पे रुक जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सारे कॉफिन्स भी वहाँ पे दोबारा से बंद होना शुरू हो गए थे। यानी कि एक बार फिर से वहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो गया था। कि तभी डार्क एम्पर के जाने के बाद टैंगमिंग दोनों ही वहाँ पे कॉफिन से बाहर आते हुए कहते हैं शुक्र है हम दोनों यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रहे थे, वरना वो कमीना फैटी हम लोगों को भी अपने साथ लेके मरता। टैंक की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है तो फाइनली ब्रदर ज़ू यंग ने उस फैटी को पकड़ ही लिया। शुक्र है हम लोग सही समय पे छुप गए थे, पर इसके बावजूद भी मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कोई हमारे ऊपर नजर रख रहा है या फिर हम लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये कहकर मैंग वहाँ पे कीबल स्माइल करके पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहती है क्या वो तुम हो? वो भी एंशिएंट टैलेंट सेट का एक डिसेबल था जो कि मर चुका था। लेकिन मैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है मैं अब इन घटिया खिलौनों के साथ और ज्यादा नहीं खेलना चाहता, मैं बोर हो चुका हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने अजीब से इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालते हुए कहता है अब मैं ब्रदर ज़ू यंग के साथ खेलना चाहता हूँ। पर ब्रदर ज़ू यंग के साथ खेलने के लिए हम लोगों को खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट को बचाते हुए अपनी ही तरह के और भी काफी सारी डिमोनिक चाइल्ड्स को वहाँ पे बुला लेता है, जो कि स्पिरिट फॉर्म में मौजूद थे। ये देखकर मैंग भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है ये गेम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं भी यही खेलूंगी। और ये कहकर वो भी वहाँ पे अपने वेपन को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे बजाते हुए कहती है मुझे तो ये सोचकर ही बहुत ज्यादा मजा आ रहा है कि जब ब्रदर ज़ू यंग मर के यहाँ पे आएंगे तो उनके साथ खेलने में कितना ज्यादा मजा आएगा। उन दोनों कैसा कहती है हम देखते हैं कि उनके क्लोन्स वहाँ पे मिलकर वहाँ पे हर एक कॉफिन के साथ छेड़छाड़ करते हुए उनकी डिसरिस्पेक्ट करने लगे थे। हर एक कॉफिन को वहाँ पे 3-3 सोल क्लोन ला रहे थे, पर चेंग वहाँ पे अपने और भी ज्यादा क्लोन्स को क्रिएट करते हुए कहता है नहीं ये भी काफी नहीं है, ब्रदर ज़ू यंग को गुस्सा दिलाने के लिए हमें इससे भी ज्यादा क्लोन्स को क्रिएट करना होगा, तभी तो आएगा असली मजा। चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैंग भी वहाँ पे उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है मेरे भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और ये नजारा देखने में कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस दौरान हम देखते हैं कि उन दोनों के क्लोन्स मिलकर वहाँ पे एक एक करके एंशिएंट टैलेंट सेट के स्केलेटन्स को वहाँ पे उनकी कॉफिन से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, और साथ ही साथ वो लोग वहाँ पे उन लोगों को उठाकर एक दूसरे की तरफ फेंकने लगे थे, किसी बॉल की तरह उनके साथ खेलने लगे थे, जो देखकर मैंग वहाँ पे एक्साइटेड होती हुई कहती है हे रुको रुको मैं भी खेलना चाहती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालकर उसके सेस को वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और उसके बाद वहाँ पे अपनी डिमोनिक थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स को वहाँ पे उसके साथ जोड़ना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते वो वहाँ पे उन सभी की डेड बॉडीज को ऐसे लटका देते हैं जैसे किसी तार के ऊपर कपड़े टंगे हों। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग डार्क एम्पर को देखते हैं जो कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल से होते हुए सीधा एसएटजू के कदमों में जा गिरता है, और जैसे वो अपना सर उठाकर ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे अपने सामने एसएटजू और उनके डिसेबल्स खड़े हुए दिखाई देते हैं। वहीं डार्क एम्पर को देखकर एंशिएंट टैलेंट सेट के तीनों डिसेबल्स वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो तुरंत ही वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिंग यू अपने हाथ के इशारे से उन लोगों को वहाँ पे रुकने के लिए कह देती है। जबकि वो डार्क एम्पर वहाँ पे एसएटजू यंग को देखकर एक इविल स्माइल करते हुए कहता है ज़ू यंग अच्छा हुआ तुमने खुद ही मुझे यहाँ पे बुला लिया,
अब मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा और अफसोस आज के बाद तुम बहुत ज्यादा पछताओगे कि तुमने खुद ही अपनी मौत को यहाँ पे बुलाया था। और ये कहकर वो डार्क एम्परर ऊपर हवा में उड़ते हुए अपनी खतरनाक डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे चारों तरफ एक डोमेन फील्ड क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि लगातार वहाँ पे काफी सारे डिमोनिक वेपन्स बाहर निकलते हुए एक ही जगह पे इकट्ठा होने लगे थे, जो कि देखते ही देखते काफी सारे खतरनाक गोड्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। पर इतने ज्यादा पावरफुल खतरनाक गोड्स को देखकर भी एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराते। वो तो अभी तक भी अपनी जगह पे बिल्कुल शांत खड़े थे। वह जैसे वो डार्क एम्परर वहाँ पे उन गोड्स का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर ज़ू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपनी आंख के इशारे से ही अपने डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को रिलीज करते हुए कोर्ट रूम में वहाँ पे डार्क एम्परर से बस इतना ही कहते हैं, नोल डाउन। और उनके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि डार्क एम्परर के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा प्रेशर पड़ता है कि वो बेचारा उड़ता हुआ सीधे नीचे जमीन पे आके गिरता है। और एंसेस्टर ज़ू के पावरफुल ऑरा प्रेशर के चलते वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। कहाँ वो थोड़ी देर पहले तक एंसेस्टर ज़ू को मारने की बातें कर रहा था और कहाँ अब वो एंसेस्टर ज़ू के सामने झुका हुआ था। और उसे वहाँ पे इस तरह से झुका हुआ देखकर एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे कोर्ट रूम में अपने डिसेबल्स को आदेश देते हुए कहते हैं, अटैक। और उनके ऐसा कहते हम देखते हैं कि एंशिएंट टाइलेंसर के तीनों डिसेबल्स वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि असल में ये उन तीनों का ही शिकार था। यहाँ पे यंजू अपने साथियों की मदद करने के लिए दो बॉम्ब्स को वहाँ पे हवा में थ्रो कर देती है, जिनके इस्तेमाल करके वो दोनों वहाँ पे जंप करते हुए डार्क एम्परर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि यंजू भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।